नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। दांव पर 27 सीटें हैं और यही 27 सीटें कांग्रेस के लिए सत्ता की सीढ़ी है, तो बीजेपी को भी अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए इन्हीं 27 सीटों पर जीत हासिल भी करनी होगी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव वाले इलाकों में माहौल चुनावी हो चुका है। ऐसे में सियासी दल विरोधियों को घेरने और जनता को लुभाने के लिए कोई भी मुद्दा अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। और इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश भी यही है कि उपचुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी सियासी हलचल, हर बड़ा बयान, हर मुद्दा हम आप तक पहुंचाएं। सरकार में बैठी बीजेपी उपचुनावों के लिए तैयार है, लेकिन क्या पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर पावर बैलेंस को लेकर कहीं कोई दिक्कत सामने आ रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी ने बीते दिनों ग्वालियर चंबल में मेगा शो कराया। 50,000 से ज्यादा कांग्रेसियों की बीजेपी में एंट्री हुई। बीजेपी की इस झांकी में नरोत्तम मिश्रा नदारद रही। कभी ग्वालियर में डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी संभालने वाले नरोत्तम मिश्रा का कार्यक्रमों में शामिल ना होने से सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। बीजेपी कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप लगा रही है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा की कार्यक्रमों से दूरियों ने कांग्रेस को अब पलटवार का मौका दे दिया है। कांग्रेस का कहना है कि सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने की वजह से ही पावर बैलेंस को लेकर दिक्कत आ रही है। कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पार्टी में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। पार्टी जिसको जहां जिम्मेदारी देती है वह कार्यकर्ता वहां काम करता है। इससे बिल्कुल सुस्पष्ट है कि कितनी एकता से, कितनी एकात्मकता से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। गुटबाजी का क्या स्तर है। आज सिंधिया जी और नरोत्तम जी के बीच में पावर का संतुलन नहीं बन पा रहा है। वो एक ट्रायंगल के रूप में काम कर रहे हैं। तीसरा एंगल हो गए हैं वो पावर का। तो ये सब तो होना ही था, क्योंकि जैसे ही आयातित नेता वहाँ गए, या मैं कहूँ कि कांग्रेस का वायरस वहाँ गया, तो ये तो चीज़ स्पष्ट ही होनी। भारतीय जनता पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं को जो जहाँ काम है, मेरी जिम्मेदारी यहाँ है। माननीय नरोत्तम जी की जो जिम्मेदारी होगी वो उस काम को कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी अपने काम में लगे हैं, माननीय सिंधिया जी अपने काम में लगे हैं। तो हमारे काम का सबका डिस्ट्रीब्यूशन है। नरोत्तम जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और नरोत्तम जी के बिना कैसे आप ये सोच सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर फिलहाल निशाना साध रहे हैं। एक तरफ बीजेपी जो कांग्रेस को यह कह रही थी कि उनका घर खाली हो चुका है, उनके तमाम कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, गुटबाजी हो रही है कांग्रेस के अंदर, ये बीजेपी लगातार आरोप लगा रही थी। लेकिन नरोत्तम मिश्रा का ग्वालियर ना पहुंचना, उस मेगा शो में शामिल ना होना अब कांग्रेस को यानी कि विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे चुका है, बड़ा निशाना साधने का मौका। और लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि अब इसमें ट्रायंगल हो चुका है, पावर बैलेंस नहीं कर पा रही है बीजेपी, और इसी वजह से ये तमाम दिक्कतें अब बीजेपी के सामने आ चुकी हैं। सवाल ये है कि नरोत्तम मिश्रा इस बड़े कार्यक्रम, इस बड़े अभियान में कैसे शामिल नहीं हुए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्वालियर से जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से हमारे साथ विवेक पटैया जुड़ गए हैं। ग्वालियर से अगर हम बात करें शैलेंद्र, तो ग्वालियर में कुछ दिनों पहले मेगा शो हुआ। उसके बाद हालांकि कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति मजबूत करने के लिए वहां पर अभियान चलाया, लेकिन अगर हम बीजेपी के अभियान की बात करें तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर नरोत्तम मिश्रा उस समय कहां पर थे, उनके ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं उपचुनावों को लेकर, सिवाय डैमेज कंट्रोल के। कुछ दिन पहले ग्वालियर में थे नरोत्तम मिश्रा, वहां पर सक्रिय नजर आए, लेकिन अब नदारद नजर आ रहे हैं। देखिए जिया, एक समय वो था कि जब नरोत्तम मिश्रा को मध्य प्रदेश सरकार का संकट मोचक कहा जाता था, और आज भी अगर कहा जाता है तो कोई गलत बात नहीं, क्योंकि कई मुश्किल घड़ियां जब बीजेपी के सामने आई हैं उनसे उबारने का काम जो है वो नरोत्तम मिश्रा ने किया है। और अगर इस उपचुनाव की बात करें तो ये भी करो या मरो की स्थिति वाला चुनाव है दोनों ही पार्टियों के लिए, क्योंकि ये चुनाव ये तय करेगा कि आखिर मध्य प्रदेश की सत्ता में कौन रहेगा। तो ऐसे में नरोत्तम मिश्रा का इन कार्यक्रमों से गायब होना
कहीं ना कहीं कांग्रेस को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया और बीजेपी के लिए भी एक बड़ा जो है वो सवाल है उनके लिए कि आखिर नरोत्तम मिश्रा इस दौरान कहाँ थे। हालांकि बीडी शर्मा ये कह रहे हैं कि सबकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, सबको जो जिम्मेदारियां दी जाती हैं जिस कार्यकर्ता को वो काम निभाता है, लेकिन ये इलाका जो है जहां से नरोत्तम मिश्रा आते हैं उनकी विधानसभा के अगर पड़ोसी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर चुनाव होने हैं। भांडेर उनके गृह जिले का दतिया का है, डबरा के वो बेसिक रहने वाले हैं, वहाँ पर भी उपचुनाव है। तो जब इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों का कार्यकर्ता सम्मेलन सदस्यता अभियान के दौरान होता है तो वो नदारत रहते हैं और उसके बाद फिर एक बार जब केंद्रीय मंत्री और बीडी शर्मा जब यहाँ आते हैं और डबरा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन होता है तो उससे भी वो नदारत नजर आते हैं। तो ये और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वो गायब थे तो कोई बात नहीं थी, लेकिन प्रदेश सरकार के बाकी मंत्री हैं, बाकी जो पूर्व नेता हैं, चाहे लाल सिंह आर्य की बात करें, माया सिंह की बात करें, जयपाल सिंह पवैया की बात करें, अनूप मिश्रा की बात करें, ये सारे लोग कार्यक्रम में आ रहे हैं, लेकिन नरोत्तम मिश्रा ही केवल कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इसको लेकर गुटबाजी होने का हवाला दे रही है और ये कह रही है कि भले ही बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर ये आरोप लगाती रही हो गुटबाजी हो, लेकिन गुटबाजी तो उनके अंदर ही है, क्योंकि जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा पूरे परिदृश्य से गायब रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ नाराज नेता हैं जिनको मनाने की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी और काफ़ी हद तक वो उसमें सफल भी हुए। केवल एक आध नेताओं को छोड़ दें, जैसे कि जयपाल सिंह पवैया की बात करें तो वो अभी भी गाए बगाए कोई ना कोई बात या कोई ना कोई ट्वीट ऐसा कर देते हैं जिससे कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो असमंजस में आ जाती है कि आखिर उनके ट्वीट का जवाब क्या दें और क्या बचाव करें या अपने आप को अलग करें। तो ऐसे में अब बड़ी समस्या जो है बीजेपी के सामने है कि वो इन सवालों का जवाब क्या दे, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, वो इस इलाके से आते हैं लेकिन उन कार्यक्रमों में वो शामिल नहीं होते हैं। तो अब आने वाले समय में ये जरूर देखना होगा कि सवाल यही है कि आखिर नरोत्तम मिश्रा इस वक्त कहां पर है, जब उपचुनाव की लगातार बीजेपी तैयारियां कर रही है, अपनी रणनीति बना रही है। और ऐसा नहीं था कि ग्वालियर में सिर्फ एक दिन का ये मेगा शो था, 3 दिन ये अभियान चला, 3 दिन तमाम दिग्गज वहीं रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के ऊपर निशाना साध रहे थे, उस दौरान नरोत्तम मिश्रा कहां पर थे? यही सबसे बड़ा सवाल है कि एक भी दिन वो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे। विवेक पटैया लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। विवेक, क्योंकि जब भी संकट आया है तो संकट मोचन की तरह नरोत्तम मिश्रा पार्टी के लिए आए हैं, पूरे संकट हरे भी हैं और हमने देखा भी है किस मजबूती के साथ वो पार्टी के साथ हमेशा खड़े हुए नजर आए। लेकिन अब जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये पावर का ट्रायंगल बन गया है और ये ट्रायंगल इसी वजह से बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत पैदा कर रहा है। सवाल ये कि जब मुश्किल आई तो नरोत्तम मिश्रा सामने आए, अब उपचुनाव आए तो नरोत्तम मिश्रा गायब है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अपनी एक भूमिका पिछले कई वर्षों से बीजेपी की सरकार में रही है। इसके पहले जब बीजेपी सत्ता में थी तब उनकी भूमिका जो है एक संकट मोचक के तौर पर रहा करती थी और यही संकट मोचक जो है खुद मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नेता बीजेपी के उनको कहा करते थे। मध्य प्रदेश में सत्ता किन परिस्थितियों में बीजेपी के पास आई है ये सबको पता है और उस सत्ता आने के पीछे किन किन नेताओं ने जो है की भूमिका है ये भी सबको पता है। नरोत्तम मिश्रा उसमें अहम भूमिका में थे और सरकार की वर्तमान जो पोजीशन है उसमें भी नरोत्तम मिश्रा नंबर 2 पर है। ऐसी स्थिति में ग्वालियर चंबल के दौरे से उनका नदारत रहना और सदस्यता अभियान में तमाम नेताओं की मौजूदगी के बावजूद उनकी गैर मौजूदगी होना ये अपने आप में बताता है कि कहीं न कहीं बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और कांग्रेस के जो आरोप है वो इसी को लेकर है कि आखिर बीजेपी में पावर सेंटर की लड़ाई क्यों चल रही है। बीजेपी में नेताओं कहना सही होगा कि बीजेपी अभी खुद भी ये नहीं चाहती है कि एक जगह पर 2 दिग्गज जाकर बैठे या एक ही जगह पर 2 दिग्गज जाकर एक चुनाव के लिए सक्रियता दिखाएं। हो सकता है बीजेपी ये रणनीति बना रही हो कि अगर एक ही जगह पर 2 दिग्गज जाएंगे तो हो सकता है कुछ आपसी मतभेद हो जाए और इस बात को सेफ साइड रखते हुए शायद ये रणनीति अपनाई गई हो। शायद इसी वजह से नरोत्तम मिश्रा को वहां पर कोई जिम्मेदारी ना दी गई हो। देखिए, ग्वालियर चंबल की जो 16 सीटें हैं वहां पर जितने भी नेता है ग्वालियर चंबल क्षेत्र के प्रभाव रखने वाले उनकी बेहद जरूरत है। हर नेता का अपना एक महत्व है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का हर सीट पर प्रभाव जरूर है लेकिन उनका अपना एक महत्व है। लेकिन बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, बीडी शर्मा भी मुरैना से आते हैं, वो भी ग्वालियर चंबल क्षेत्र के ही नेता हैं, और नरोत्तम मिश्रा वो भी ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अपना प्रभाव पिछले कई वर्षों से रखते आए हैं। ऐसे में यदि हर नेता को जो है अलग अलग महती जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन जब सामूहिक प्रोग्राम हो, सामूहिक कार्यक्रम हो, उसमें नेताओं को नदारत रहना
ये कहीं ना कहीं विपक्ष को मुद्दे देता है। विपक्ष इसलिए सवाल खड़े करता है कि आखिर ये स्थिति बीजेपी में क्यों बन रही है। पहले बीजेपी और अभी भी बीजेपी कांग्रेस की गुटबाजी पर चुटकियां लेते रहती है। बीजेपी के नेता तमाम कांग्रेस की गुटबाजी पर चुटकियां लेते हैं। कई बार ये भी हमने देखा कि कांग्रेस के नेताओं के एक दूसरे के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने पर बीजेपी के नेता जो है सवाल उठाते हैं। और लेकिन ऐसे में जब बीजेपी में वो स्थिति दिखाई देती है तो फिर कांग्रेस का सवाल उठाना लाजमी है। और यही कारण है कि पिछले दिनों के कार्यक्रमों में जो गैर मौजूदगी वहाँ पर गृह मंत्री की दिखी है, वो इसलिए जो है अब सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा कि आखिर वो है कहाँ, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ये विपक्ष के नेताओं का आरोप है और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी से राजेश सोलंकी जी जुड़ गए हैं और साथ ही आरपी सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आरपी सिंह जी आपका। राजेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। आरपी सिंह जी, सवाल आपसे होगा पहला, क्योंकि लगातार आप आरोप लगा रहे हैं तो उसकी वजह भी हम जान लेते हैं। नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर चंबल संभाग में फिलहाल इतने सक्रिय नजर नहीं आ रहे। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पावर बैलेंस का ये ट्रायंगल है, इसी वजह से दिक्कतें बीजेपी को आ रही है। क्या पावर बैलेंस में दिक्कत आपको नजर आती है? देखिए, ये व्यक्तिगत तौर पर वक्तव्य मेरा ही है कि पावर इम्बैलेंस हो गया है, या मैं कहूँ कि एक ट्रायंगल बन गया है। ट्रायंगल इस प्रकार का बन गया है कि पहले जो गठजोड़ था वो नरोत्तम जी और शिवराज जी का था, और इसी गठजोड़ ने यहाँ पे कांग्रेस की सरकार गिराई और जनमत बेचकर गिराई। उसके बाद उसमें एक एंगल आ गया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, जो ग्वालियर चंबल अंचल में अपने आप को यहाँ का नेता बताते थे। उसी स्थान पर नरोत्तम जी स्वयं को भाजपा की ओर से ग्वालियर चंबल का नेता बताते थे और सतत संपर्क में हर शनिवार इतवार को उनका अंचल में दौरा रहता था। और वे सरकार बनने के बाद नितांत सतत संपर्क में थे सभी के। एकदम ऐसा क्या हुआ कि जब इनकी पार्टी भाजपा इतना बड़ा कार्यक्रम करती है सदस्यता का, जिसमें इनके सामने हर स्तर का इनका नेता मौजूद होता है, और उसमें नरोत्तम जी गायब हो जाते हैं। ये तो बड़ा स्वाभाविक सवाल है कि वो क्यों गायब हो रहे हैं। क्या ये सवाल हम पूछ लेते हैं। राजेश सोलंकी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, सवाल यही है आपसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उस दिन मेगा शो में मौजूद थे, सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे, प्रभात झा मौजूद थे। चलिए, ये तो बात हो गई दिग्गजों की, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग की स्थितियां आप बहुत अच्छे से जानते हैं। नरोत्तम मिश्रा वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन माया सिंह मौजूद थी, वीडी शर्मा मौजूद थे जो कि मुरैना से ही आते हैं, जयभान सिंह पवैया भी लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं वहां पर, बड़े नेता हैं, सक्रिय रहते हैं। लेकिन नरोत्तम मिश्रा की सक्रियता कम क्यों नजर आ रही है अभी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित है, और इसलिए आप देखिए जिनको जहाँ काम सौंपा जाता वो करते हैं। नरोत्तम जी को प्रदेश संगठन ने पहले काम सौंपा था कि जितने विधानसभा में सम्मेलन है उसमें आप जाइए, वो सभी सम्मेलन में गए। ये जो सदस्यता का कार्यक्रम था, इसमें जिन जिन विधानसभाओं के पूर्व विधायक थे या वहां से जिम्मेदारी थी और जो प्रदेश ने तय किए थे वो थे। माया सिंह जी सिर्फ एक कार्यक्रम में थी जिसमें ग्वालियर पूर्व का सम्मेलन था। जयवान सिंह जी सिर्फ एक कार्यक्रम में थे जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का सम्मेलन था। और इसलिए जहां जहां जिसकी ड्यूटी थी वहां वो जो संगठन ने तय किए थे। विष्णुदत्त शर्मा जी इसलिए उपस्थित नहीं थे सम्मेलन में कि वो मुरैना से आते हैं, जो आप बोल रही हैं, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष है इसलिए। नरोत्तम मिश्रा जी का कद जानते हैं राजेश जी आप? सीएम शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया जी पूरे टाइम मौजूद थे, लेकिन नरोत्तम मिश्रा वहां पर मौजूद नहीं थे, एक भी कार्यक्रम में नहीं। नरोत्तम मिश्रा जी संगठन अगर तय करना चाहता हूँ कि डबरा से नरोत्तम जी आते हैं जी, तो क्या डबरा में उपचुनाव नहीं होना है? सवाल मेरा भी यही था आरपी सिंह जी। राजेश जी जवाब दें। आरपी सिंह जी को अता पता रहता नहीं है। नरोत्तम जी दतिया से विधायक है, दतिया के कार्यक्रम में जहाँ प्रदेश बताता वहाँ वो जाते हैं। डबरा नरोत्तम जी का नहीं है, डबरा में इमरती देवी है, और इसलिए दतिया का कोई कार्यक्रम होता है उसमें। देखिए राजेश जी, आपको जानकारी अधिक रहती है। मैं भी आपको अपडेट कर दूं कि आज इमरती इम्पोर्टेड लीडर है वहाँ बीजेपी की, वो कोई स्थापित लीडर नहीं है। और आपकी जानकारी में मैं अपडेट कर दूं कि नरोत्तम मिश्रा जी का स्वयं का घर है वो डबरा में ही है, और डबरा से दतिया की राजनीति करते हैं। आपको जानकारी है ये बात? और वो अंचल के नेता, वो गृह मंत्री है, कोई डिप्टी विधायक ही नहीं है वो। नरोत्तम जी दतिया से विधायक है, नरोत्तम जी दतिया से विधायक है, और प्रदेश संगठन जहाँ काम सौंपता वहाँ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस जैसे नहीं चलती। तो ऐसे क्या, यही तो कांग्रेस पूछ रहे हैं कि ऐसे क्या कारण रहे कि नरोत्तम जी को यहाँ के कार्यक्रमों से नदारद कर दिया गया? क्या उनसे दूरी बनाना आवश्यक थी क्या?
नहीं कोई जरूरत नहीं थी। और आप राजेश जी, क्या स्थिति ऐसी पैदा हो रही है बीजेपी में कि एक म्यान में दो तलवारें अब रह नहीं सकती, इसलिए अब जा नहीं सकते वहां पर क्योंकि एक दिग्गज है तो फिर हमारा क्या काम? ऐसा तो नहीं है? तो जवाब आप ही दीजिए। सवाल नहीं होता है, लेकिन प्रदेश संगठन जिसको जहाँ भेजता है वहाँ वो जाते हैं। इसके पहले नरोत्तम जी मेहगांव, गोवा, जितनी विधानसभा सम्मेलन सब में वो गए थे, जहाँ जहाँ उनको प्रदेश ने बताया वो गए वहाँ। और इसलिए जितने नेताओं के हम नाम ले रहे हैं वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी पे थे। दसिया का कोई कार्यक्रम होगा उसमें जरूर नरोत्तम जी जाएंगे। राजेश जी, ये कोई छोटा मोटा कार्यक्रम था क्या? एक सवाल आप कह रहे हैं 76,000 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन की, बड़ा कार्यक्रम था सर ये? बड़ा अभियान चलाया बीजेपी ने। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डेरा डाला 3 दिन, सिंधिया वहां पर रहे, प्रभात झा रहे। मैडम आप सरकार को अपडेट कर दूं, उसके बाद एक कार्यक्रम और हुआ है जिसमें माननीय नरेंद्र सिंह और बीडी शर्मा अभी 2 दिनों में कार्यक्रम हुआ, उसमें भी नदारद है। तो निरंतर नदारद हो रहे हैं, तो क्या संगठन ने उनसे दूरी बनाने के लिए कोई आदेश दिया है क्या भाजपा में? राजेश जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आरपी सिंह जी आप बहुत ज्यादा परेशान भारतीय जनता पार्टी के लिए मत होइए। नहीं मैं आपके लिए परेशान नहीं हूँ, हमें जनता के लिए परेशान हूँ कि आपने जनमत के बाद भी आरपी सिंह जी, आपने बेहद महत्वपूर्ण सवाल फिलहाल उठाए हैं। राजेश जी, आप जवाब दें, क्या इस तरह की स्थितियां बीजेपी के अंदर बन रही है? एक बीजेपी जो कि कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी कि आपके यहाँ पावर सेंटर की दिक्कतें हो रही हैं, कभी कमलनाथ, कभी दिग्विजय, कभी सिंधिया। अब जब सिंधिया इधर आ गए हैं तो क्या वो दिक्कतें भी यहाँ पर आ गई हैं? नहीं ज्योतिराज सिंधिया के आने से भारतीय जनता पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारी जो वर्किंग है बस वैसे चलेगी। ज्योतिराज सिंधिया जी आज आए, उनको भारतीय जनता पार्टी को समझ के उसके अनुरूप डालने का प्रयास वो कर रहे हैं। अगर आपको राजेश जी फर्क नहीं पड़ेगा तो उनको क्यों लेकर आए? क्या आपके उनके बिना सरकार बन सकती थी क्या जनमत की जो लूट है वो समझी? राजेश जी, सवाल मेरा यही है आपसे कि जब डैमेज कंट्रोल की जरूरत थी, जब मुश्किलें थी, तब हर जगह नरोत्तम मिश्रा नजर आ रहे थे। अभी आप मेगा शो कर रहे हैं, नदारद क्यों है नरोत्तम मिश्रा? अब वीडी शर्मा भी यही कह रहे हैं कि वीडी शर्मा जी भी यही कह रहे हैं कि जो भी जिम्मेदारी आलाकमान को दी जाती है, आलाकमान की तरफ से दी जाती है, माफ कीजिएगा, वो जिम्मेदारी निभाई जाती है। हालांकि ये एक छोटा मुद्दा नहीं है, हो सकता है आगे जाकर और भी सवाल उठेंगे। फिलहाल धन्यवाद आरपी सिंह जी और राजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी जो लगातार कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी उनके घर में कुछ नहीं चल रहा है, ये आरोप बीजेपी हमेशा लगा रही थी, लेकिन अब बीजेपी के अंदर क्या सब कुछ ठीक है? ये सवाल इसलिए क्योंकि नरोत्तम मिश्रा पिछले कुछ दिनों में तमाम अभियानों से दूरी बनाते नजर आए। अब ये आलाकमान की तरफ से, आलाकमान नेतृत्व की तरफ से क्या आदेश था या फिर कोई और बात है, ये आगे देखना होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ट्वीट कर अपनी टीम के नाम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद 5 प्रदेश महामंत्रियों की नियुक्ति की है। रणवीर सिंह रावत, हरिशंकर खटीक, शरतेंदु तिवारी, भगवान दास सबनानी और कविता पाटीदार को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। तो अब एक नई टीम यहां पर आई है। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा ने ट्वीट कर इन 5 महामंत्रियों को, जो प्रदेश महामंत्रियों की नई नियुक्ति हुई है, उनको बधाई दी है और कहा है कि इसके बाद संगठन को और मजबूती मिलेगी इन 5 नियुक्तियों के बाद। हालांकि आगे जो दूसरी लिस्ट है वो भी आनी है, उसके बाद देखना होगा, लेकिन इन 5 नामों का ऐलान करते हुए वीडी शर्मा ने यह उम्मीद जाहिर की है कि संगठन में डेडिकेशन के साथ ये 5 प्रदेश महामंत्री कार्य करेंगे और संगठन को और भी ज्यादा मजबूती दी जाएगी। नाम एक बार आपको बता देते हैं। रणवीर सिंह रावत, हरिशंकर खटीक, शरतेंदु तिवारी, भगवान दास सबनानी और कविता पाटीदार को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। तो वीडी शर्मा ने अपनी टीम बनाना शुरू कर दिया है और कल 5 नेताओं को प्रदेश महामंत्री बनाया गया। वीडी शर्मा ने इंदौर की कविता पाटीदार को भी अपनी टीम में शामिल किया है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में कविता पाटीदार ने कहा कि उपचुनावों में बीजेपी को जिताने के लिए वो बूथ लेवल पर काम करेंगी। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की टीम में शामिल हुई कविता पाटीदार प्रदेश महामंत्री बनाई गई हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। जिम्मेदारी बड़ी है, मालवा निमाड़ में उपचुनाव होना है जी, कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी के माध्यम से हमारे शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश के नेतृत्व, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष
आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। लंबे दिनों से अटकलें चल रही थी कब टीम के नाम आएंगे वीडी शर्मा जी के। जी। अब प्रदेश महामंत्री में आपका नाम आ गया है। जी। और इंदौर मालवा निमाड़ में इलेक्शन भी होना है जी। और ऐसे में प्रदेश मंत्री आपका बनना, वो भी संभवतः पहली प्रदेश महिला महामंत्री हैं आप। जी जी बिल्कुल निश्चित है। मालवा और निमाड़ में उपचुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए हमारे सभी का प्रयास रहेगा। और जब पार्टी ने इतना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे दी है तो मेरा प्रयास रहेगा कि मातृशक्तियों को भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ूं। उपचुनाव की बात करें तो कैसे देख रही हैं आप, मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होना है? देखिए, हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में क्या स्थिति हमारे मध्य प्रदेश की हो गई थी और उसके पहले जब आदरणीय शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल था, जब कितने विकास कार्य हुए थे। पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना और माननीय शिवराज सिंह जी का मुख्यमंत्री बनना, वास्तविकता में जनता के बीच में बहुत लहर है और उस लहर का और जो विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुए, आदरणीय शिवराज सिंह जी के माध्यम से हुए, उन सभी का बहुत सुखद हम लोग को परिणाम होगा। और इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री निश्चित है, क्योंकि जनता बहुत त्रास हो गई थी इस कांग्रेस की सरकार में, इन्होंने बहुत झेला था। सीएम शिवराज सिंह ने एमपी बीजेपी के सभी नवनियुक्त महामंत्रियों को बधाई दी है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि एमपी बीजेपी के महामंत्री नियुक्त होने पर कर्मठ साथी रणवीर सिंह रावत, हरीशंकर खटीक, शरतेंदु तिवारी, भगवान दास सबनानी और कविता पाटीदार को बधाई। मुझे विश्वास है कि आप सभी पार्टी और प्रदेश की सेवा पूरी निष्ठा व समर्पण से करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी नवनियुक्त महामंत्रियों को बधाई दी है। वीडी शर्मा ने लिखा कि मुझे विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम मध्य प्रदेश में संगठन को और मजबूत करेंगे। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।